हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। हम कर रहे थे इसका प्रॉब्लम सेट 6 जिसके 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। वो 2 लेक्चर्स में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2, 3, 4 एंड सेकेंड लेक्चर में मैंने 5th जो प्रूव द फॉलोइंग के 10 क्वेश्चंस है वो करा दिए। अगर आपने अब तक वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस, जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वो जो हमने प्रैक्टिस सेट 6.2 में भी देखे थे। मैंने प्रैक्टिस सेट 6.2 भी बहुत डिटेल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। वही प्लेलिस्ट जो ऊपर कॉर्नर में आपको दिखी थी उसमें ही वो भी मिल जाएगा। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला वर्ड प्रॉब्लम्स का लेक्चर देखा हुआ है तो ये सारे क्वेश्चंस आपको टाइम पास लगने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं है, सारे सिमिलर है उससे ही, बस थोड़ा थोड़ा इसमें डेटा चेंज कर दिया गया है, वैल्यू चेंज कर दिया है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना, फिर ये करोगे तो ये काफी सिंपल लगेगा। नहीं तो बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस तो डिफिकल्ट होते हैं। नहीं होते डिफिकल्ट, प्रॉब्लम सेट में सिर्फ थोड़े अलग क्वेश्चंस होते हैं बस। चलो शुरू करते हैं। 6th क्वेश्चन में दिया है, अ बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 meters फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑब्जर्व्स द टॉप of the building and makes an angle of elevation of 30 degree. Find the height of the building. मतलब एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसके पास लाइफ में कोई काम नहीं है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ये लड़का अपनी आंखों से ये बिल्डिंग का टॉप देख रहा है, ठीक है, ऐसे देख रहा है। कोई है नहीं है ऊपर, बॉयज ज़्यादा सोचो मत, कोई नहीं है ऊपर, वो बिल्डिंग का टॉप देख रहा है। अब बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है बिल्डिंग से, ये बच्चा 48 मीटर्स की दूरी पे खड़ा है उससे। देखो, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। एलिवेशन मतलब जहां पे भी वो खड़ा है उससे ऊपर, एलिवेशन, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो। ओके, आपको ये इंफॉर्मेशन यूज करके ये बिल्डिंग की हाइट बतानी है। मतलब ये लड़का तो टाइम पास कर रहा है, आप यहाँ कहाँ पे खड़े हो और आपको दिख रहा है कि भाई ये सब हो रहा है, और आपको एग्जामिनर ने क्या पूछा कि भाई ये सब तेरे को दिख रहा है, ये देख के हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल। ठीक है, फोन में एप्लीकेशन यूज करके बिल्डिंग की हाइट मत निकालना, आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। सॉलिड टाइम पास है ना, इसके पास भी कोई काम नहीं, आपके पास भी कोई काम नहीं। चलो, तो इसको हम लोग जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो देखो, मैंने यहाँ पे लड़का खड़ा बना दिया, ये बिल्डिंग बना दिया। ये बिल्डिंग और ये फ्लोर एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री। ठीक है, इनको लेबल कर दिया CBA। सी पे लड़का खड़ा है, AB अपनी बिल्डिंग है, और लड़का कहाँ देख रहा है? ऊपर देख रहा है। लड़के का डिस्टेंस क्या है बिल्डिंग से? 48 मीटर्स। लड़का ऊपर देख रहा है 48 मीटर्स के डिस्टेंस पे, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? यहाँ पे खड़ा रह के ऊपर देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये सब जो हमने डायग्राम बनाया वो लिख के बताना पड़ेगा कि लेट द बॉय बी स्टैंडिंग एट सी, लेट AB बी द बिल्डिंग, एंड जो भी है जब लिखा है यहाँ पे तो क्या आएगा? लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड C बी द पोजिशन ऑफ द बॉय। ओके, अगर ये सब है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, फाइंड क्या करना है, ये सब बोल सकते हैं ना। तो BC इक्वल टू 48 मीटर लिख दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो, क्वेश्चन में बोला है 48 मीटर्स दूर खड़ा है लड़का, BC 48 है वो नहीं दिया, B और C आपने लिया हुआ है, तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं ये? बिकॉज ये सब आपने अज्यूम किया है, उसको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो आप आंसर तक कैसे पहुंचे हर एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। ओके, तो जब ये करेंगे आप तब आपको पता चलेगा। पक्का समझा क्यों किया? ओके, नेक्स्ट है, इसके आगे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन ACB। देखो ये एंगल है, ये कितना है? 30 डिग्री, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। और फाइंड करने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हम लोग लिखेंगे AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डन। अभी आपको क्या दिख रहा है? कौन से टाइप का ट्राइंगल है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। हमने ये क्वेश्चन 6.2 में भी किए थे। ये राइट एंगल ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल है, दूसरा भी एंगल है, और एक साइड दी हुई है। आपको कौन सी साइड चाहिए? ये वाले एंगल के लिए ये साइड ऑपोजिट है और ये वाली साइड एडजेसेंट है। कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट यूज होता है? टैन। तो हम लोग ये वाले एंगल का टैन लेंगे ताकि हम लोग को दिस अपॉन दिस मिल जाए, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एक ही अननोन होगा AB, और अगर आपके पास एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो बच्चे सोच रहे पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस में स्टार्ट में क्या प्रॉब्लम आएगा? एक साइड आपको पता है, दो साइड आपको नहीं पता। ठीक है, अगर दो साइड नहीं पता है तो आप एक इक्वेशन से नहीं फाइंड कर सकते, दो इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन नहीं मिलने वाले इजीली। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC
tan 30, इसका tan क्यों लिया मैंने, sin क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो tan 30 के लिए ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है। साइन लेता तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज आता, हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा पूछा ही नहीं कि उसकी आंख से बिल्डिंग का टॉप कितना दूर है, पूछा होता तो कर लेते यार। उसने बोला लड़का बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है, ये भी नहीं पूछा, ये तो दिया हुआ है भाई। उसने बिल्डिंग का हाइट पूछा है, ए बी। ठीक है, तो हमने इसलिए tan लिया बिकॉज 30 के लिए, tan 30 के लिए ऑपोजिट ये है जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, और एडजेसेंट ये है 48 जो दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। tan 30 की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, टेबल बनाने आता है ना। tan 30 इज 1/√3। ए बी की वैल्यू हमको नहीं पता, बट बी सी की जगह पे हम 48 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ए बी अपॉन 48 आ जाएगा। ए बी की जगह ए बी सी की जगह 48। अगर मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहिए तो 48 को उधर भेज दो, 48 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, 48 1 जार 48, तो मुझे यहाँ पे ए बी बचेगा, यहाँ पे 48 चला गया, 48 अपॉन √3 आ गया, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, ए बी इक्वल टू 48 अपॉन √3। नीचे रूट अच्छा नहीं दिखता, सुंदर नहीं दिखता, इसका मेकअप करेंगे, क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। नीचे √3 है ना, तो नीचे इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये छतरी गायब होगी ना। अब ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 स्क्वायर, स्क्वायर और छतरी कैंसिल हो जाएगा 3, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, 48 इंटू √3, 48 इंटू √3 ही रहेगा, तो ऊपर लिख दो 48 इंटू √3, नीचे लिख दो 3। अब ये दोनों एक टेबल में जाते हैं, देखो 3 1 जार और यह आ जाएगा 3 1 जार 3, 1 बचा 18, 3 6 जार 18, 16 √3 आ रहा है, तो इधर मैं इसको कट करके लिख देता हूँ 16 √3। यूनिट लिखना मत भूलना, क्या बोला था, 48 मीटर्स की दूरी पे है ना, मतलब ये जो ए बी का भी वैल्यू आया ना, डिस्टेंस जो उसका हाइट है वो भी मीटर्स में ही आएगा। ओके, ए बी का हाइट मिल गया, पर ए बी क्या है वो उसको नहीं पता, वो आपको लिखना है फाइनल आंसर की हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 √3 मीटर। उसने वो पूछा था, देखो आपसे उसने पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा सोल्यूशन मिल गया। यहां पे आया समझ में? वीडियो को पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। बहुत ऐसे ही इजी टाइम पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इजी, मजेदार टॉपिक है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना कॉपी? 7th क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप। लाइट हाउस क्या होते हैं, सी जहां पे भी पोर्ट वगैरह होगा ना, वहां पे एक ऐसे बड़ा सा टावर बना देते हैं और उसके ऊपर एक बंदा बिठा देते हैं, वहां पे लाइट भी होती है, दूर दूर से भी शिप्स को वो लाइट हाउस दिखता है और लाइट हाउस से शिप्स भी दिखती है। ठीक है, पहले बहुत यूज होता था, आजकल तो जीपीएस आ गया है तो बहुत कम यूज होता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री। डिप्रेशन मतलब मेंटल डिप्रेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैंने ये वाले प्रॉब्लम सेट में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए थे तो डिप्रेशन समझाया था। देखो, अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, अगर वो ऊपर देख रहा है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा ना उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो नीचे देख रहा है, ठीक है, हो सकता है आप बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, ठीक है, आपके बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े हो और आप नीचे देख रहे हो, तो ये नीचे देख रहे हो, तो ये नीचे जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि नीचे डिप्रेस, ऊपर होता है वो एलिवेशन। ओके, तो वो बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। लाइट हाउस का हाइट दिया है 100 मीटर्स। यू हैव टू फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। लाइट हाउस से वो शिप कितना दूर है। इमेजिन करो ये लाइट हाउस है, ठीक है, और ये शिप यहाँ पे है और आप लाइट हाउस के ऊपर बैठे हो। आप मतलब आप ऑब्जर्वर हो, आप शिप को देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे खड़े हो ना, आपके साथ हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल होगा, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्रीज है। लाइट हाउस की हाइट कितनी है, लाइट हाउस की हाइट है 100 मीटर्स। वो बोल रहा है फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ये शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस ये वाला पूछा है, ठीक है। ये मत निकालना, ये क्या है, ये डिस्टेंस है ऑब्जर्वर और लाइट शिप के बीच में। उसने बोला है लाइट हाउस और शिप के बीच में, मतलब जो बेस होता है वही पूछा है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसका पहले डायग्राम बना देता हूं, देख लो एक बार। ये बना दिया, यहाँ पे लाइट हाउस पे कोई खड़ा है, यहाँ पे शिप है, ये दोनों का एंगल 90 डिग्री को, बस लाइट हाउस और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे लाइट हाउस ऐसे टेढ़ा नहीं खड़ा होता, ठीक है, ऐसे मत बोलना अरे लाइट हाउस ऐसा है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जैसा, और ये एंगल है। फालतू का दिमाग मत लगाओ। फिर यहाँ पे इसको नाम दे दिया, ए बी अपना लाइट हाउस है, सी पे अपना शिप है, ये 90 डिग्री है, और ये लाइन जो है लाइट हाउस का हाइट 100 मीटर्स है। ओके, अब ये मैंने लाइन क्यों बनाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखने के लिए। अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है तो हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाऊंगा और ये जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री है। अगर ये 30 तो ये कितना, देखो बच्चों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है,
और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये क्या बन रहा है, 9th स्टैंडर्ड मेरे से सीखा था कि नहीं, जेड बन रहा है। जेड मतलब ऑल्टरनेट एंगल, और अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये 30 तो ये भी 30, ठीक है, तो लेबल कर दो, ये भी 30 हो गया अपना काम। अब ये जो सब किया है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेट वेट वेट जो भी, लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस एंड सी बी द पोजीशन ऑफ द शिप। यहाँ पे शिप है, शिप बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे शिप बनाने में बहुत मेहनत करेंगे, सोचेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। चुपचाप ये लिख दो और ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद ये जो सारा डेटा हमने यूज किया वो लिख देने का कि ए बी कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी कितना है, ए बी 100 मीटर्स है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम क्या है अपना, डी ए सी, डैक, डैक मत बोलो, डी ए सी बोलो यार, कितना है उसका वैल्यू 30 डिग्री। फिर उसके बाद हम बोलेंगे भाई ये जो रे एडी है ये इसको पैरेलल है, ठीक है, वो उसको पैरेलल है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का मेजरमेंट इक्वल आएगा। जो एंगल ए सी बी है दैट बी इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है, ए सी बी ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू डी ए सी, एंड दोनों 30 डिग्री आएंगे। क्यों? बिकॉज दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, जैसे ये 30 मिल गया, मुझे क्या पूछा है, मुझे बी सी पूछा है। ये वाले एंगल के लिए देखो, ये तो ट्रायंगल के बाहर है, इसको मत देखो, अब सिर्फ इसको देखो। ये वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये वाला एंगल के लिए ये वाला साइड अपोजिट है सामने, और मुझे चाहिए बी सी जो एडजेसेंट है। कौन से रेशियो के लिए ट्रिग्नोमेट्री में अपोजिट और एडजेसेंट आता है? tan। तो हम लोग बोलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यार ऊपर एक लाइन लिख देंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वो रह गया। तो अगर इसका रेशियो लिया तो ए बी अपॉन बी सी आएगा। अब tan 30 का वैल्यू मुझे पता है 1/√3 है। ए बी और बी सी में से मेरे पास ए बी का वैल्यू है 100, बी सी मेरे पास नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 100 अपॉन बी सी। अब मुझे बी सी का वैल्यू चाहिए, बी सी क्या आ जाएगा, 100√3। ओके, देखो ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा, काम खत्म। यही तो पूछा था 100√3 ना, बी सी ही पूछा है। देखो फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब बीसी, बीसी मिल गया तो फाइनल आंसर लिख देंगे। फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो हम लोग बोलेंगे द शिप इज एट द डिस्टेंस ऑफ 100√3 मीटर्स फ्रॉम द लाइट हाउस। द शिप इज एट अ डिस्टेंस नहीं, द शिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, समझा? तो ये आ गया उसका पूरा सोल्यूशन। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। यहां पे लिख दो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। लिखूं क्या मैं? चलो लिख रहा हूं, देखो यहां पे लिख दिया। हर एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ वैसे का वैसा लिखना है। इनफैक्ट यहां पे ऐसा भी लिख दियो बीसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बीसी नहीं पता, बीसी मिल गया तो हमको पता चल गया आंसर क्या है। डन। 8th क्वेश्चन में दिया है 2 बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर्स। दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग रोड के आमने सामने और दोनों के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर्स है। हमको अभी पता नहीं कोई बिल्डिंग छोटी लंबी, अभी तो इतना पता है दोनों एक दूसरे के सामने है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग हैविंग अ हाइट ऑफ 12 मीटर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब ये दो लाइन में आपको पता चलेगा कि कौन सी बिल्डिंग लंबी है कौन सी छोटी है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, सपोज मैंने इसको टॉप ले लिया, ठीक है, हैविंग अ हाइट ऑफ 12 मीटर्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, कहां से? टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब यहां से कोई देख रहा है ना ऊपर ये बिल्डिंग के, तो उसका एंगल यहां पे, एलिवेशन मतलब ऊपर ना 30 डिग्री है, तो ये इसका टॉप कहीं पे यहां पे है, ठीक है। मतलब ये बिल्डिंग छोटा है 12 मीटर वाला, ये लंबा वाला बिल्डिंग 12 मीटर से ज्यादा है, कितना नहीं पता, ठीक है। तो आपको ये 12 मीटर्स पता है, ये 15 मीटर्स पता है, ये एंगल 30 डिग्री पता है, ये सब यूज करके आपको ये वाली जो बड़ी बिल्डिंग है ना इसकी हाइट फाइंड करनी है। आया समझ में? डिफिकल्ट नहीं है, बट यहां पे आप देखेंगे ना तो हाइट बिल्डिंग की कौन सी बड़ी वाली है वो ये दो लाइन पढ़ के ही समझ में आएगा। और उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है वो नहीं समझा तो आप नहीं कर पाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो भी रेफरेंस पॉइंट दिया है उससे ऊपर देखना, ठीक है। तो अगर छोटी बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हो बड़ी बिल्डिंग के ऊपर वाले पार्ट को, तो बड़ी बिल्डिंग का ऊपर वाला पार्ट इधर आएगा ना अगर ऊपर होगा तो अगर मैं बिल्डिंग का ऐसे बनाऊंगा तो देखो ये बिल्डिंग बड़ी आ गई, ये बिल्डिंग छोटी आ गई, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना देंगे कि ए बी एक बिल्डिंग है, सी डी एक बिल्डिंग है, बी डी उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, और ए से सी में ऐसे देख रहा हूं लाइन ऑफ विजन से, तो हम लोग लिख देंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द 2 बिल्डिंग्स एंड बी डी बी द विड्थ ऑफ द रोड। ओके, अब इसके बाद सेगमेंट ए एल परपेंडिकुलर सी डी बना दो यहां से, क्यों? बिकॉज यही रेफरेंस लाइन से मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना सकता हूं,
ठीक है, एल नाम दे दिया और परपेंडिकुलर बना दिया। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हमको पता है कि 30 डिग्री है, राइट। तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन CAL कितना है। हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 30 डिग्री है, तो इसको 30 लिख देंगे। यहाँ पे मैंने गलती से 60 लिखा है, लास्ट में इसको मैं 30 कर दूंगा, ठीक है। अब ये अगर 30 डिग्री है तो मेरे पास, मुझे पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के साथ खेल सकता हूँ। ये 30 है, ये 60 को इग्नोर करो, उसको 30 लिख देंगे लास्ट में। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे सॉफ्टवेयर में अलाउड नहीं है। तो अगर ये 30 है, इसके ऑपोजिट और एडजेसेंट का डिस्टेंस यूज करके मैं कुछ तो कर पाऊंगा, ठीक है। मुझे ये पूरे बिल्डिंग की हाइट चाहिए ना सीडी की, तो मुझे पता है कि मुझे लेंथ चाहिए सीडी। हो सकता है मैं पूरा लेंथ एक साथ नहीं निकाल पाऊं, बट पार्ट बाय पार्ट निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे पता है 30 डिग्री मिल गया है यहाँ पे। उसके बाद में जो साइड्स है उसके मेजर लिख देता हूं। ये जो AB की हाइट है छोटी बिल्डिंग की 12 मीटर दी हुई है, तो लिख दिया। और जो BD है, विड्थ ऑफ द रोड, BD इज नथिंग बट दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस विच इज अ रोड, और उसका रोड का लेंथ क्या दिया है 15 मीटर्स। आया समझ में, यहां तक सिंपल है। अब आगे देखो, इन क्वाड्रिलैटरल ABDL, ये जो ABDL क्वाड्रिलैटरल है, इसमें ये और ये एंगल 90 डिग्री है। बताओ क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग है AB और CD। अगर बिल्डिंग है तो वो सीधी 90 पे ही खड़ी होगी ना, अगर टेढ़ी खड़ी होगी तो गिर जाएगी नीचे, ठीक है। तो बिल्डिंग तो फ्लोर के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है, तो मैं बोल सकता हूं एंगल B इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मुझे पता है कि ये 90 है, क्यों? क्योंकि ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था, करेक्ट। अगर ये 90 है तो ये भी 90 आएगा। तो मैं यहां पे बोल देता हूं ALD इज 90, ठीक है। क्यों ALD 90? बिकॉज मुझे पता है भाई, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन है वो, सेगमेंट AL परपेंडिकुलर CD। अगर इसके तीन एंगल, ये क्वाड्रिलैटरल में ये 90, ये 90, ये 90, तो इसका कितना मेजर होगा? ये भी 90 होगा ना, क्योंकि ये चारों को मिला के 360 सम होना चाहिए। अगर ये 90, 90, 90, 270 हो गया, और 90 ऐड करोगे तभी जाके 360 बनेगा, तो इसको 90 होना ही पड़ेगा। हम क्या रीजन देंगे? रिमेनिंग एंगल। तो हम बोलेंगे लैब LAB, लैब मत बोले यार, एंगल LAB इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन में लिख देंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABDL। जैसे ये 90 हुआ तो ये क्या बन गया? ये ABDL बन गया एक रेक्टेंगल। और अगर वो रेक्टेंगल बन गया तो ये 12 मीटर है, तो ये कितना? ये भी 12 मीटर, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 15 मीटर है तो ये भी 15 मीटर, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये मैं वहां पे नीचे लिख देता हूं, ABDL इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ईच एंगल इज 90 डिग्री। फिर जो साइड्स आई थी, AB इक्वल टू LD इक्वल टू 12 मीटर, और यहां पे लिख दूंगा AL इक्वल टू BD इक्वल टू 15 मीटर्स, ठीक है। अब आप अच्छे से देख लो, आपको LD मिल गया 12। अगर आपने CL का लेंथ निकाल लिया तो आपको CL प्लस LD करोगे तो CD मिल जाएगा। CD क्या है? लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, वही पूछा हुआ है। तो आपका काम है अभी CL निकालना, ठीक है। LD तो आपको मिल गया, 12 मीटर ही है सेम, ओके। अगर CL निकालना है, CL निकालने के लिए आपको AL पता है 15 मीटर्स, ये एंगल पता है 30 डिग्री। अगर आपको ये चाहिए, देखो ऑपोजिट और ये वाला है एडजेसेंट, 30 डिग्री के लिए ये वाला साइड ऑपोजिट है, ये वाला एडजेसेंट है। ऑपोजिट और एडजेसेंट किसके रेशियो में आता है? tan के रेशियो में आता है। तो आप tan ऑफ 30 लोगे तो आपको क्या मिलेगा? CL अपॉन AL, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पे मैं ले लेता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल ALC, ये जो ALC ट्राइंगल है इसके अंदर ये जो एंगल है इसका tan 30 लूंगा तो मुझे मिलेगा CL अपॉन AL, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं tan 30 इज CL अपॉन AL। अब CL और AL में से आपको AL पता है 15 मीटर्स, tan 30 आपको पता है कि होता है 1/√3, तो tan 30 की जगह पे लिख देंगे 1/√3, और AL की जगह पे लिख देंगे 15। तो CL ऐसे का ऐसा रख दिया। मुझे CL की वैल्यू चाहिए तो 15 को यहाँ से भगा दो, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 1 जार 15, तो मुझे मिलेगा CL इक्वल टू 15/√3। नीचे छतरी अच्छी नहीं लगती इसलिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे ऊपर दोनों √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 15√3, और नीचे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो मुझे ऐसे आ जाएगा। अब ये 3 के साथ 15 कट कर सकता हूं, 3 1 जार 3 5 जार, तो मुझे आंसर मिला 5√3, और यूनिट्स क्या आएंगे 5√3 मीटर। तो मुझे CL मिल गया 5√3 मीटर्स। मुझे LD पता है 12, अगर मुझे पूरा CD निकालना है तो मैं 12 और 5√3 को ऐड कर दूंगा, करेक्ट। तो मुझे CD मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि दोनों को ऐड करना है मुझे, तो CD इक्वल टू CL प्लस LD। देखो एक बार, CD इक्वल टू CL प्लस LD, ऐसा क्यों पॉसिबल है? बिकॉज CL और D तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है,
और सी डैश एल डैश डी रीजन लिखने का कि एल सी और डी के बीच में, इसलिए आप सी डी को सी एल प्लस एल डी लिख सकते हो, तो रीजन ऐसे लिख देने का। ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सी एल की वैल्यू अभी निकाली 5√3, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी एल 5√3। एल डी की वैल्यू हमको पता है 12 है, तो उसके जगह पे लिख दिया 12। ठीक है, आगे जाके हम क्या करेंगे, हम आगे जाके √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन में दिया है या फिर आपको पता है 1.73 होती है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। नेक्स्ट स्टेप में देखो √3 की जगह पे मैंने 1.73 डाला, 5 की जगह पे 5 प्लस 12 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब ये रफ वर्क में मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, देख लो एक बार। अगर मैं इसको रफ वर्क में सॉल्व करूंगा तो 5 इंटू 1.73 आता है 8.65। चेक कर लो ना, 5 3 15, 1 5 35 प्लस 1 36, 3 5 1 5 प्लस 3 8.65। अब इसके जगह पे मैं यहाँ पे इसके जगह पे लिख दूंगा 8.65 और प्लस 12 ऐसे का ऐसा। 8.65 में 12 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 20.65। करके देख लो यार, 8.65 में 12 ऐड किया 5602, 20.65। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 20.65 मीटर। बट सी डी क्या है, सी डी वो बड़े वाले बिल्डिंग की हाइट है, तो मैं फाइनल आंसर में लिख दूंगा द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 20.65 मीटर्स। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? तो ये इसका पूरा सोल्यूशन है। टेंशन मतलब पार्ट बाय पार्ट कॉपी करवाता हूं और 60 जगह पहले 30 लिख देता हूं। इसको यहां पे 30 कर दिया, अभी पार्ट बाय पार्ट कॉपी कर लो, इधर भी 30 लेबल कर देता हूं। ये तो यहां तक कॉपी हो गया। अब लैब इक्वल टू 90 से नीचे ये वाला भी कॉपी कर लो फटाफट से वीडियो पॉज करके। हर जगह रीजन वगैरह लिखना भूलना मत, फुल मार्क्स चाहिए अपने को। 1 मार्क टीचर अपना ले पाए ऐसा अपने को अपॉर्चुनिटी नहीं देना है टीचर को। डन, ये इसका फाइनल आंसर नीचे कर लिया ना कॉपी। पूरा सोल्यूशन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। A ladder on the platform of a fire brigade van can be elevated at an angle of 70 degree to the maximum। मतलब अगर ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, अरे मेरा ड्राइंग मत चेक करो भाई, इसके ऊपर जो सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, वो सीढ़ी मैक्सिमम यहाँ पे 70 डिग्री से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा अगर एंगल लिया तो सीढ़ी टूट जाएगी या फिर बैलेंस नहीं रहेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। इन्फिनिटी तक नहीं जाता, ये वीडियो गेम नहीं है। यहाँ पे जो भी सीढ़ी है ये कहाँ तक जाती है, ये 20 मीटर तक जाती है और उसका मैक्सिमम एंगल जो है वो 70 डिग्री है। द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंड अप टू 20 मीटर। तो लैडर का लेंथ पता चल गया और ये एंगल पता चल गया 70 डिग्री। इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये जो भी गाड़ी खड़ी है ना, ये सीढ़ी का प्लेटफॉर्म ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे, ये वाली हाइट 2 मीटर है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच। लैडर यहां तक पहुंच रही है, तो बोल रहा है ग्राउंड से, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड से कितना ऊपर तक लैडर पहुंच रही है। तो ग्राउंड से हम चेक करेंगे तो ये हाइट तक लैडर पहुंच रही है। ठीक है, अगर ये ग्राउंड है तो ये हाइट तक लैडर पहुंच रही है, तो मुझे ये वाली हाइट फाइंड करनी है। जैसा इसके प्रीवियस क्वेश्चन में था सेम करना है। ठीक है, उसमें 2 बिल्डिंग दिया था, इसमें थोड़ा घुमा फिरा के लैडर दिया है, फिर बोला है 70 डिग्री है, ये क्या फर्क पड़ता है, कंसेप्ट तो सेम है ना। तो अगर मैं बनाने जाऊं तो देखो ये प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे मैं सीढ़ी रखने वाला हूँ और मैं अज्यूम कर रहा हूँ सीढ़ी यहाँ तक पहुँचेगी। इसका मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है, 70 डिग्री। सीढ़ी का लेंथ कितना है, 20 मीटर्स। मुझे ये वाली हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अगर उसने बोला होता प्लेटफॉर्म से अगर बेस से मेजर करो हाइट कितना ऊपर तक जाता है, तो जो भी ये पूरा लेंथ आएगा उसमें से 2 माइनस कर दोगे तो यहाँ तक का लेंथ मिलेगा ना ये। पर उसने क्या बोला, ग्राउंड से फाइंड करना है, तो पूरा ऊपर से नीचे तक कितना हाइट है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लैडर लगा दूंगा, इसको नाम दे देता हूँ। जैसे ही मैंने लैडर लगाया मैं बोल सकता हूँ ये तो 70 डिग्री हो सकता है और ये लैडर का लेंथ 20 मीटर्स है। और ये एल क्या है, ये एल मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है बिकॉज हॉरिजॉन्टल से ही एंगल होता है ना ये, तो वो बनाया सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। ओनली डिफरेंसेस, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था, ठीक है, और इसका यूज करते थे हम। ये वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन ये यूज करके मैं अगर आपको एल निकाल के दे दूं तो प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन 70 दिया है 0.94। साइन 70 मतलब ये वाला एंगल का साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, साइन 70 इक्वल टू CL अपॉन 20। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहां तक समझा क्या किया? चलो इसका पूरा सोल्यूशन देखते हैं। मेन ये फिगर है, एक बार फिगर समझ गया सोल्यूशन बहुत ईजी है। फिगर वहां से मैंने
रफ में से यहाँ पे कॉपी कर लिया, देख लिया आपने कैसे बनाया फिगर। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट। लेट क्या है भाई, ये ए बी एक प्लेटफॉर्म है, बी डी ग्राउंड है, ठीक है, ए सी क्या है अपना, एक लैडर है। तो लिख दिया लेट ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड ए सी बी द लेंथ ऑफ द लैडर। ओके, ए सी आपको पता है ना लेंथ ऑफ द लैडर है। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे बढ़ के लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट ए एल परपेंडिकुलर सी डी, सेम 8th क्वेश्चन जैसा। ए एल परपेंडिकुलर सी डी बना दिया, उसके बाद हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो है सी ए एल ये दिया हुआ है 70 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं यूज किया था, उसमें बोला था लैडर का मैक्सिमम एंगल ये है। बट जब आपने फिगर बनाया तो ये एंगल कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना बेस से, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और साइड्स क्या क्या दी है आपको, दिया है ए बी इक्वल टू 2 मीटर एंड लैडर का लेंथ ए सी इक्वल टू 20 मीटर दिया हुआ है। आया समझ में। अब ये वाला ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग इसमें खेलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ए एल सी में मैं बोलूंगा मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सी डी चाहिए ना, तो सी डी के लिए मैं सी एल और एल डी दोनों निकाल सकता हूं। मुझे पता है, देखो आगे जाके मैं प्रूव कर दूंगा कि अगर ये 2 मीटर है तो मैं इसको भी 2 बना सकता हूं। मुझे सी एल मिल गया तो सी एल में ये 2 ऐड कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहले सी एल निकालते हैं। सी एल निकालने के लिए मतलब ये एंगल के ऑपोजिट साइड में ये है और 20 मेरे पास है ना मेजर, वो हाइपोटेन्यूज है। मैंने ए एल क्यों नहीं लिया एडजेसेंट, बिकॉज एडजेसेंट का वैल्यू मेरे पास है नहीं, मुझे चाहिए ऑपोजिट का वैल्यू ये एंगल के, और मेरे पास है हाइपोटेन्यूज। तो मैं क्या लूंगा, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में। तो मैं लूंगा साइन 70 इक्वल टू ऑपोजिट विच इज सी एल अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी। तो मैं बोलूंगा साइन 70 इक्वल टू सी एल अपॉन ए सी। टैन क्यों नहीं लिया यहाँ पे, अगर मैं टैन 70 लेता तो मुझे मिलता एडजेसेंट अपोजिट विच इज सी एल अपॉन एडजेसेंट ए एल। इससे मुझे ए एल मिलेगा। एल को क्या करूंगा, ए एल थोड़ी ना पूछा है उसने, जो पूछा है वो निकालूंगा। प्लस इसमें निकालना मुश्किल है बिकॉज सी एल और ए एल दोनों नहीं पता मुझे, ये दोनों अननोन है। बट अगर मैं साइन लेता हूं तो मुझे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज मिलता है, सी एल अपॉन ए सी, जिसमें से ए सी मुझे पता है, साइन 70 भी मुझे पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सिर्फ एक सी एल अननोन है जो मैं ये इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे साइन 70 की वैल्यू आपको 0.94 दी गई है, सी एल आपको नहीं पता, बट ए सी की जगह पे आप 20 लिख सकते हो। तो यहाँ पे ए सी की जगह 20 लिख दिया, देखो ए सी की जगह 20, सी एल की जगह सी एल। तो सी एल की वैल्यू क्या आएगी, 0.94 मल्टीप्लाइड बाई 20 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे साइड में लिख दो, देखो सी एल इक्वल टू 20 इंटू 0.94। ये रफ वर्क में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे देख लो 0.94 इंटू 2 किया है मैंने, तो आया मुझे 1.88, बट इंटू 20 है, ठीक है। यहाँ पे 20 करता हूँ तो एक और लाइन आती, इसलिए अगर एक 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरा, तो ये 18.8 आ जाएगा। नहीं समझ में आता है चुपचाप 20 से मल्टीप्लाई करो यार, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 18.8, ठीक है। ये मैंने 2 से किया है, 20 से करना है, मैं 2 से इजी कैलकुलेशन करने के लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है एक जीरो आया तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे इसका आंसर है 18.8 मीटर। तो मेरा सी एल आ गया भाई 18.8 मीटर। अब मुझे सिर्फ एल डी निकालना है। मुझे पता है LD 2 आने वाला है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मुझे सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा लिखना पड़ेगा कि भाई ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री है, इन क्वाड्रिलेटरल ABDL एंगल B एंड एंगल D आर 90। वाई आर दे 90? बिकॉज बिल्डिंग जो भी प्लेटफॉर्म है वो 90 डिग्री पे ही होगा ना, तो इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल क्यों 90 डिग्री है मुझे बताओ। ये वाला 90 डिग्री है बिकॉज हमने AL परपेंडिकुलर CD ड्रॉ किया है। तो लिख दो यहाँ पे ALD इज 90, ALD ये वाला एंगल इज 90 बिकॉज यू हैव ड्रॉन सेगमेंट AL परपेंडिकुलर CD। 3 एंगल 90 हो गए, 1 2 3। तो अगर ये 3 एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 ही होगा बिकॉज रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा देयरफॉर LAB इक्वल टू 90 डिग्री। देखो ये LAB इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABDL। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में 3 लाइन एग्जैक्ट लिखी है मैंने। अगर इसके चारों एंगल 90 है तो ये क्या बन गया, देख के आपको समझ में आएगा, ये बन जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। और अगर रेक्टेंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर ये 2 मीटर है AB तो LD कितना आएगा, LD भी 2 मीटर। तो पहले लिख दो कि रेक्टेंगल है, फिर क्यों रेक्टेंगल है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर AB इक्वल टू LD इक्वल टू 2 मीटर। जैसे ही आपको LD मिल गया, आपको पता है CD निकालना था, CD इज इक्वल टू CL प्लस LD। आपके पास CL का लेंथ है और जस्ट आपने LD निकाला 2, दोनों को ऐड करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आप लिखो यहाँ पे CD इक्वल टू CL प्लस LD। क्यों ऐसा लिख सकता हूं CD इक्वल टू CL प्लस LD, क्यों अलाउड है ऐसा लिखना, बिकॉज ये CL और D तीनों एक ही लाइन में पॉइंट है एंड L इज बिटवीन C एंड D। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं
सी डी इक्वल टू सी एल प्लस एल डी बिकॉज सी डैश एल डैश डी, बिकॉज सी एल डी तीनों एक ही लाइन में है और एल उनके बीच में। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सी एल के जगह पे आ जाएगा 18.8 और एल डी के जगह पे आएगा 2, तो मैं लिख दिया 18.8 प्लस 2, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 18.8 प्लस 2, 2.0 लिखूंगा ना, 8 और 2 20.8, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 28.8 मीटर, 28 नहीं 20.8 मीटर, और यही होगा हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो फाइनल आंसर लिख देना, द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द लैडर कैन रीच इज 20.8 मीटर्स। क्वेश्चन में यही पूछा था। आया समझ में? वीडियो पॉज करो और अच्छे से देखो ये पूरा सोल्यूशन। पूरा समझा? नहीं समझा थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, समझ जाएगा। कॉपी करना है? चलो पार्ट बाय पार्ट बताता हूं जूम करके। ये पार्ट कॉपी कर लो फटाफट पॉज करके। डन? ये भी कॉपी कर लो, आंसर तो आ ही गया है। डन? और ये फाइनल आंसर है, ये इसका पूरा सोल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, while लैंडिंग एट एन एयरपोर्ट अ पायलट मेड एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 20 डिग्री। मतलब यहां पे कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, वो एक एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है। प्लेन कैसे लैंड करता है? धीरे 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 ऐसे करके आता है, फिर यहाँ पे लैंड करके ऐसे रनवे पे सीधा सीधा फुल स्पीड में जाके आगे जाके ब्रेक मार देता है, ठीक है। ऐसे लैंड नहीं करता प्लेन सीधा, ऐसे तो हेलीकॉप्टर लैंड करता है ना सीधा नीचे। प्लेन कैसे लैंड करता है? प्लेन एयरपोर्ट के नज़दीक आता है, आपने देखा होगा, और फिर धीरे 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 ऐसे आता है। तो जब वो धीरे धीरे ऐसे आ रहा था तो उसने एंगल क्या बनाया था? एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल पार्ट है, प्लेन यहाँ पे है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो उसने नीचे, डिप्रेशन मतलब नीचे ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने 20 डिग्री बनाया था, ठीक है। प्लेन की स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन इज 200 किलोमीटर्स पर आवर, 200 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड्स। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको 54 सेकेंड लगे, टाइम दिया हुआ है। फाइंड द हाइट एट विच द प्लेन वॉज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। मतलब ये जो ग्राउंड है, ठीक है, ये रनवे है, पूरा एयरपोर्ट है, ये ग्राउंड से प्लेन क्या हाइट पे था वो फाइंड करना है जब वो लैंडिंग करना शुरू किया। उसने यहां से लैंडिंग करना शुरू किया, इसके पहले तो उड़ रहा था, यहां के उसने सोचा चलो लैंड करते हैं, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री है, यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको 54 सेकेंड लगे। कितने की स्पीड पे? 200 की स्पीड पे। आपको ये वाली हाइट फाइंड करनी है, ये 200, 20 डिग्री और 54 सेकेंड यूज करके, ठीक है। तो चलो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो चलो यहाँ पे प्लेन है, ये यहाँ पे ऐसे टच करने वाला है, ठीक है। और अभी हमको निकालना है इसके बाद क्या क्या दिया। एंगल ऑफ डिप्रेशन 20 डिग्री दिया है, तो मैंने हॉरिजॉन्टल बना के 20 डिग्री ले लिया, ओके। अब बाकी सब चीज़ें बना दो, ये ऐसे करके बना दो, क्योंकि हमको ये सब करना ही पड़ेगा ना। अगर ये 20, तो मुझे पता है कि ये जेड बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये भी 20 आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं इसको लेबल कर देता हूँ ABCD। अब मुझे पता है कि A से लेके C तक का डिस्टेंस उसने 54 सेकेंड, प्लेन रीच्ड द ग्राउंड, ये हवा में था, ग्राउंड पे यहां पे रिच हो। इसके आगे क्या हुआ हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हमको नहीं चाहिए प्लेन क्रैश हो जाए, बट यहां से यहां तक क्या हुआ वही हमको मैटर करता है क्वेश्चन में। तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 54 सेकेंड्स लगे एट एवरेज स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे डिस्टेंस AC निकालना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। टाइम मेरे पास दिया हुआ है 54, बट 54 है सेकेंड्स में। डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, नहीं चलेगा ना, सेकेंड में निकालना पड़ेगा मुझे स्पीड, तो ही कैंसिल होगा ना। ये स्पीड का यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर आया तो कैंसिल थोड़ी ना होगा किलो आर के साथ सेकेंड। यहां पे अगर सेकेंड हुआ तो सेकेंड के साथ सेकेंड कैंसिल होगा, यूनिट सेम होने चाहिए। तो स्पीड जो है मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस कौन सा है भाई? डिस्टेंस AC, A से लेके C तक वो गया, ठीक है। जैसे ही मुझे डिस्टेंस AC मिल गया, मेरे पास ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है 20 डिग्री, मेरे पास उसका हाइपोटेन्यूज है। मुझे चाहिए क्या? AB पूछा है ना, मुझे ऑपोजिट चाहिए। ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज और इस एंगल को कौन सा रेशियो लिंक करता है? किस में ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज आता है? साइन में। तो अगर मैं साइन का रेशियो लूं तो मुझे पता है क्या आएगा? AB/AC। साइन 20 की वैल्यू यहां पे दी है, AC की वैल्यू मैं ये फॉर्मूले से निकाल लूंगा जो स्पीड इनटू टाइम है।
बचा सिर्फ ए बी, जो ये इक्वेशन से सॉल्व होके मिल जाएगा मुझे, ठीक है। बट क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन समझना है, उसके बाद सॉल्व करना बहुत ईजी है। एक बार फिगर बन गया फिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ओके, तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसको कन्वर्ट करने की एक ट्रिक बता दूं क्या पहले से? चलो आप लोग ना स्पीड अलग से लिख दो, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब किलोमीटर पर आवर, देखो ना ये अपॉन ही है ना। अब किलोमीटर आपको क्या करना है, आपको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आर को अगर आपको सेकंड्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, आर मतलब क्या, 1 आवर ना, 1 आवर कितना होता है 60 मिनट्स, करेक्ट। मुझे मिनट्स में नहीं चाहिए आंसर, मुझे सेकंड्स में चाहिए, और एक एक मिनट कितना होता है 60 सेकंड्स, ठीक है। तो ये मिनट के जगह पे मैं लिख दूंगा 60 सेकंड, मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ऐसे 6060 मत लेना, 60 सेकंड्स। तो ये आ गया सेकंड्स में। एक घंटे को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 60 × 60 लिखना पड़ेगा। सिमिलरली किलोमीटर को मीटर में लिखना है तो क्या लिखोगे, ये किलोमीटर मतलब क्या 1 किलोमीटर, उसके जगह पे लिख सकते हो 1000 मीटर। अब ये काट कूट के जो भी वैल्यू आई ना वो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। तो यहाँ पे देख लो, 0 के साथ 0 कट, 0 के साथ 0 कट, 2 3 जार, 2 5 जार, 2 3 जार, 2 100 जार, बचा क्या 100 × 5 500, 3 3 जार 9, यूनिट क्या आ गया मीटर पर सेकंड। आया समझ में? तो जो बेसिक यूनिट्स है, किलोमीटर को 1000 मीटर्स लिख दिया, 1 आवर को 60 × 60 सेकंड्स लिख दिया, तो मुझे मिल गया कि स्पीड क्या है मीटर पर सेकंड में 500/9। तो ये 500/9 को जब मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा इसी के लिए, तो 9 1 जार, 9 6 जार, 500, ये सेकंड भी कट हो जाएगा ना यहाँ पे, देखो मीटर पर सेकंड था ना, 500/9 मीटर पर सेकंड, सेकंड कट, बचा क्या खाली मीटर। तो 500 × 6 क्या आ गया 3000, यूनिट क्या बचा था मीटर। समझा क्या पक्का? देखो बच्चों, इसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट था मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट था सिर्फ सेकंड, सेकंड कट, बच्चा क्या मीटर ना, तो आंसर मीटर में आएगा। तो डिस्टेंस एसी आपको मिल गया 3000 मीटर्स। जब आप sin 20 लोगे तो ए बी का आंसर जो भी आया वो भी मीटर्स में ही आएगा, ठीक है। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से। चलो इसको फेयर में करके बताता हूँ। ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, फेयर में खाली लिखना बाकी रह गया। देखो डिस्टेंस एसी 3000 मिल गया ना, अभी आप ले लो sin 20 इज इक्वल टू ऑपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, उसकी वैल्यू है 3000, तो मैं लिख दूंगा 3000। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3000 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3000 इंटू sin 20, 3000 इंटू sin 20 की वैल्यू क्या है 0.342। तो जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा 3 इंटू 342, करेक्ट। ये 3 0 और 3 डेसिमल गायब हो जाएंगे, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 9 प्लस 1 10, 1026 मीटर्स आना चाहिए। इसका यूनिट क्या आएगा, ये 3000 मीटर्स में था ना, तो ये 1026 भी मीटर्स में आएगा। तो मुझे मिल गया कि भाई प्लेन 1026 मीटर की हाइट पे था, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा था जब उसने ये लैंडिंग शुरू करी। आप बैठे होंगे ना प्लेन में, तो आपको देखो 10 मिनट पहले ही बोल देंगे लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, सीट की पेटी बांध लीजिए, बैठ जाइए, विंडो खोल दीजिए, नाच लीजिए। नहीं, नाचने नहीं बोलते भाई, बैठ जाने बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों बोलते हैं, बिकॉज बहुत ऊपर से ही तैयारी करनी पड़ती है लैंडिंग की, क्योंकि प्लेन काफ़ी स्पीड में होता है। ये पूरा समझा? चलो फेयर में बताता हूँ कैसे लिखोगे। बहुत ही इज्जत के साथ देखो, फेयर में लिख के बताया मैंने। डायग्राम थोड़ा छोटा करना था इसलिए वो ट्रायंगल मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, नहीं तो पूरा यहाँ पे डायग्राम आता है 2 पेज का सोल्यूशन हो जाता। लेट ए बी रिप्रेजेंट द इनिशियल हाइट ऑफ द प्लेन, यहाँ पे था प्लेन, एंड सी बी द पोजिशन वेयर द प्लेन लैंड्स, और सी पे वो ग्राउंड पे टच करेगा, लैंड करेगा। असली में अगर ऐसा लैंड किया ना प्लेन तो नीचे गिर के क्रैश हो जाएगा, ठीक है। असली में लंबा ए इधर है तो सी ऐसे आराम से, इससे भी ज़्यादा लंबा ऐसे होता है, बट अपने उतना लंबा पेज नहीं है, यहाँ से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इधर ही लैंड करा दिया, क्योंकि मेरे पास इतना सा ही स्पेस है डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। ए बी हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्वेश्चन में दिया है डी ए सी विच इज 20 डिग्री। ये एंगल दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये नहीं दिया, ये आपको निकालना है। तो आपको पता है ये ए डी पैरेलल बी सी है, ठीक है, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है इसको। तो ए डी पैरेलल बी सी है, तो मुझे पता है ये एंगल और ये एंगल तो जेड बना रहा है,
अगर z बना रहा है तो ये 20 तो ये भी 20, तो मैं लिख दूंगा एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी ए सी इक्वल टू 20 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर स्पीड के साथ खेलेंगे। स्पीड ऑफ द प्लेन हमको यूज करना है। 200 किलोमीटर पर आवर को मैंने ऐसे लिख दिया, फिर उसको लिख दिया 200 इंटू किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर और 1 आवर की जगह पे 60 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, ये पूरे को कट करके मैंने आपको रफ में बताया, आंसर आता है 500/9 और बचा क्या मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन करना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं यूज कर पाओगे आगे का वैल्यू। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 54 सेकंड। 54 सेकंड में क्या हो रहा है, प्लेन ए से सी तक पहुंच जा रहा है, तो ए से सी तक उसको 54 सेकंड लग रहे हैं। कितने की स्पीड पे, ये जो भी हमने निकाला था 200 का 500/9, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, डिस्टेंस। ए सी डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 500/9 और टाइम है 54 सेकंड्स। इसको सॉल्व किया, 9 1 जार 9 6 जार 500 6 जार आ गया 3000। ये मीटर पर सेकंड में था, ये सेकंड में था, सेकंड कट, आंसर आया मीटर में। ठीक है, अब आपको एसी मिल गया। अगर आपको एसी मिल गया, आपके पास ये 20 है, आपको ए बी चाहिए, ऑपोजिट चाहिए, हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो कौन सा रेशियो यूज करोगे, साइन का। तो मैं लूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी साइन 20 इज ए बी अपॉन ए सी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ए बी की वैल्यू निकाली, रफ में उसको सॉल्व किया और मुझे आ गया 1026 मीटर्स। तो मैंने फाइनल आंसर लिख दिया, द प्लेन वाज एट अ हाइट ऑफ 1026 मीटर्स व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। जल्दी जल्दी नहीं करा रहा, मैंने रफ में पूरा करा दिया था। देख लो, ये है पूरा सोल्यूशन, काफी इजी है, बट ये जो पार्ट है ना इतना सा, ये अलग सा एक है जो आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन में नहीं किया। तो ये जब कॉपी करो ना, तो इसको ऐसे ब्रैकेट डाल के स्टार मार्क कर दो कि रिवीजन करोगे तब ध्यान से इस पे डबल ध्यान देना, नहीं तो फिगर देख के लगेगा तो इजी क्वेश्चन है, इजी, बट ये जो आपने इधर, आपने तो अब तक कुछ नहीं किया, मैंने जो इधर किया है वही मेन है कि वो आप भूल जाओगे, आपको क्लिक नहीं होगा। चलो पार्ट बाय पार्ट कॉपी करो। ये फर्स्ट पार्ट है। कुछ बच्चे कमेंट में पूछेंगे सर ये लिख के दिखाना है क्या, हाँ लिख के दिखाना है भाई, नहीं तो क्या बोलोगे, ए क्या है एप्पल, बी बॉल, नहीं ए बी क्या है सब बताना पड़ता है। कर लिया कॉपी, ये इसका नीचे का पार्ट है, पॉज करके कॉपी करो। ये रफ वर्क किया मैंने यहां पे, डन। ये इसका फाइनल आंसर है, ये है पूरा सॉल्यूशन। अच्छे से कॉपी करो, नहीं समझाए तो रिवाइंड करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये कन्वर्जन थोड़ा और अच्छे से समझो, ठीक है, डन। तो इसी के साथ आज के लेक्चर 3 में प्रॉब्लम सेट 6 के मैंने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए, एंड ये हमारा पूरा प्रॉब्लम सेट होता है खत्म। मैंने 3 लेक्चर्स लिए और तीनों लेक्चर में हर एक क्वेश्चन डिटेल में आपको सॉल्व करके दिया। कुछ भी हमने होमवर्क नहीं लिया, मिस नहीं किया है। मैं आपको खुद से सॉल्व करने बोलता हूं, तब भी मैं बोलता हूं पॉज करके करो, ताकि आगे जाके डाउट ना आ जाए, ठीक है। तो अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूरा खत्म होता है, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट सब खत्म। समझ में आया अच्छे से? वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है मुझे वीडियो बनाने में, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, तो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह शेयर कर दे। क्लास में भी उनको बता दे, योगेश सर्स बैक बेंचर्स करके एक यूट्यूब चैनल है जिसपे सर सब कुछ एकदम डिटेल में सिखाते हैं, तो वो भी आके चैनल देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल देखेंगे, मुझे और मोटिवेशन आएगा आप लोगों के लिए और वीडियोज़ बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैं बच्चों को रिप्लाई भी करता हूँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, तो जुड़ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर कर दीजिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो कर लो यार, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाने वाला। और ऑलरेडी कर दिया सब्सक्राइब तो थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।